बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कार्डियक आउटपुट। आज हमने देखना है कि कार्डियक आउटपुट क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं कार्डियक आउटपुट को। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि फैक्टर्स के बाद हाइपो इफेक्टिव हार्ट किस तरह से हो सकता है और हाइपर इफेक्टिव हार्ट किस तरह से हो सकता है। पैथोलॉजिकल कंडीशंस का क्या क्या हैं जिनमें कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कार्डियक आउटपुट किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं उसको मेजर करने के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ ब्लड पम्प्ड इनटू द एओर्टा ईच मिनट बाय द हार्ट। यानी हमारे जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में कितना ब्लड जा रहा है पर मिनट। ठीक है, तो वेंट्रिकल से एओर्टा में एक कॉन्ट्रैक्शन में जितना ब्लड जा रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, यानी एक मिनट में कितनी दफ़ा ब्लड पंप कर रहा है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कार्डियक आउटपुट विच इज़ नॉर्मली 5 लीटर पर मिनट इन रेस्टिंग एडल्ट। ठीक है, कितना है, 5 लीटर पर मिनट इन रेस्टिंग एडल्ट। ये हमारे पास एवरेज है। वुमेन में एक्चुअली होता है 4.9 लीटर पर मिनट और मेन में होता है 5.6 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो इन जनरल पूछा जाए तो 5 लीटर, वरना अप्रोप्रिएट आंसर देंगे। ठीक है, इसके अलावा अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट कर रहे हैं। एक तो पंपिंग कैपेबिलिटी है हार्ट की, वो अफेक्ट करेगी। ऑफ कोर्स पंपिंग इफेक्टिवनेस है जिसकी वजह से वो 10 to 13 लीटर्स जो है ब्लड को पंप कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास वेनस रिटर्न जो है वो मैटर करता है, जिसको भी हम फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म में तफसील से देखेंगे कि वेनस रिटर्न जो है वो अफेक्ट करता है हार्ट के कार्डियक आउटपुट पे। यानी कार्डियक आउटपुट जितना ब्लड आ रहा होगा वेनस रिटर्न से उतना ही चला जाएगा एओर्टा में दोबारा से ऑक्सीजनेट होके। ठीक है, और वेनस रिटर्न फर्दर किस किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, लोकल टिश्यू मेटाबॉलिज्म, एट्रियोवेंट्रिकुलर फिस्टुला एंड मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर। ठीक है, इन चीज़ों पे इन टर्न वेनस रिटर्न जो है डिपेंड कर रहा है। इस वजह से कार्डियक आउटपुट भी इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा है बेसिक लेवल ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म, यानी कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म कितना है, इसको हम BMR भी कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, एज, साइज़, ऑफ कोर्स मसल ज़्यादा होंगे तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, साइज़ ज़्यादा होगा तो। ठीक है, इसके अलावा वेदर द पर्सन इज़ हैविंग एक्सरसाइज और इज़ डूइंग रेस्ट, इस पे भी डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स जब एक्सरसाइज करेंगे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। इनफैक्ट अगर एक्सरसाइज का सोचेंगे भी तो एंटिसिपेटरी इंक्रीज होगा आर्टेरियल प्रेशर में और कार्डियक आउटपुट में भी किसी हद तक। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कार्डियक इंडेक्स पे। कार्डियक इंडेक्स क्या है, कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। अभी हमने कहा था ना कि साइज़ कितना है वो मैटर करता है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया इज नोन एज कार्डियक इंडेक्स विच इज़ अबाउट 3 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर इन एडल्ट्स। ठीक है, और एजेड लोगों के लिए कितना होगा, एजेड के लिए होगा अप्रॉक्स 2.4 लीटर पर मिनट। ठीक है, और इस तरह से जो बच्चे हैं उनके लिए इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 2.4 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 3 लीटर से कम होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म पे। जो फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म है ये स्टेट करता है कि हार्ट के अंदर एक ऐसी इंट्रिंसिक कैपेबिलिटी है। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह से सर्कुलेशन हो रही है। इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में सारा वेनस रिटर्न आ रहा है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जिसको राइट एट्रियम ने पंप करना है राइट वेंट्रिकल ने। राइट वेंट्रिकल ने ब्लड भेजना है पल्मोनरी सर्कुलेशन में और वहाँ से ऑक्सीजनेट होकर ब्लड आना है लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म ये जो है स्टेट करता है कि जो ब्लड है उसने जितना आना था हार्ट के अंदर, ये बिल्ट इन कैपेबिलिटी है कि जितना ब्लड आएगा उतना ही बाहर चला जाएगा। हार्ट उस ब्लड को स्टोर या यूज़ या कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, बल्कि जैसे ब्लड आएगा उसी को ऑक्सीजनेट करा के वापस भेज देगा। ठीक है, तो दिस इज़ फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रेशर बढ़ जाता है राइट एट्रियल में, जो हमारे पास ब्लड आ रहा है वो ज़्यादा हो जाता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है तो ऐसे नोट स्ट्रेच होता है और हमारे पास रिफ्लेक्सेस के थ्रू, नर्वस रिफ्लेक्सेस के थ्रू, जिसको हम कहते हैं बेन ब्रिज रिफ्लेक्स, उसके थ्रू क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, और जो डैमिंग ऑफ ब्लड है वो नहीं होती इन द एट्रिया, ये हमारे पास नर्वस रिफ्लेक्स है। ठीक है, इसके बाद इफ़ वेनस रिटर्न बिकम्स more than heart can pump, then heart becomes the limiting factor. फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म ये प्रपोज कर रहा था ना कि जितना वेनस रिटर्न होगा उतना ही कार्डियक आउटपुट होगा। अब क्या है कि एक स्पेसिफिक लिमिट तक ये होगा, लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद हार्ट जो है वो खुद लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि
जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि जो हार्ट है वो 10 टू 13 लीटर से ज़्यादा ब्लड को सपोर्ट नहीं कर सकता, ब्लड को पंप नहीं कर सकता। तो जब तक 10 टू 13 लीटर्स तक जाता है, 5 लीटर से 10 टू 13 लीटर्स होता है, तब तक द फ्रैंक स्टार्लिंग mechanism is true, but after that heart will be the limiting factor, which is about the 13 liters is about 2.5 times more than 5 liters। ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट क्या है, हमने ऊपर भी इसका एक फार्मूला देख लिया कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। इसके अलावा हम कार्डियक आउटपुट को किस तरह से देख सकते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ ऑल टिश्यू ब्लड फ्लो, यानी जितना भी एओर्टा से ही हमारे पास ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो जितना भी ब्लड जा रहा है टिश्यूज़ में वो ही कार्डियक आउटपुट है। अगर उसको सम करेंगे तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। और ब्लड फ्लो कितना हो रहा है टिश्यूज़ में, इट इज़ रेगुलेटेड बाय मेटाबॉलिज्म। इट इज़ रेगुलेटेड बाय मेटाबॉलिज्म। और यही जो टिश्यू में ब्लड फ्लो करता है, थोड़ा सा क्वांटिटी लिम्फ बन जाती है, उसके बाद वही क्या बन जाता है, वेनस रिटर्न बन जाता है, और फिर वेनस रिटर्न कंट्रोल्स द कार्डियक आउटपुट। ठीक है। इस तरह से टिश्यू ब्लड फ्लो भी कंट्रोल कर रहा है कार्डियक आउटपुट को। ठीक है। इसके बाद अगर हमें पता है कि टिश्यू ऑक्सीजन कंजम्पशन यानी टिश्यू मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, या फिर किसी वजह से टिश्यू मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है या सप्लाई कम हो गई है, तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा उस साइड की तरफ से, उस स्पेसिफिक साइड पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। एंड द कार्डियक आउटपुट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये फार्मूला हमें कहाँ से मिला है, आर्टेरियल प्रेशर का फार्मूला हमने पिछली वीडियोज़ में देखा था कि कार्डियक आउटपुट इंटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है आर्टेरियल प्रेशर। तो इससे हमें क्या पता चला कि कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो जो है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, यानी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के डिक्रीज होने से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बढ़ने से कार्डियक आउटपुट कम होगा। अब जितने भी फैक्टर्स हमने देख लिए हैं, इनमें से कोई भी अगर अफेक्ट होगा तो ऑफ कोर्स हमारी जो कार्डियक आउटपुट है वो अफेक्ट होगा। अगर ज़्यादा होगा कार्डियक आउटपुट तो हाइपर इफेक्टिव हार्ट कहेंगे, और अगर कम होगा तो हाइपो इफेक्टिव हार्ट कहेंगे। हाइपर इफेक्टिव हार्ट किन किन सिचुएशंस में हो सकता है, नर्वस स्टिमुलेशन की वजह से हो सकता है कि सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन ज़्यादा हो गई, या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की इनहिबिशन ज़्यादा हो गई। ठीक है। वेगोलिटिक इफेक्ट। ठीक है। कार्बन जो हमारे पास कार्डियक आउटपुट है ये ट्वाइस दिन नॉर्मल हो जाता है, और हार्ट रेट भी हमारा 72 से 180 टू 200 बीट्स पर मिनट पे चला जाता है, जबकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है ट्वाइस ड्यू टू सिंपैथेटिक नर्वस रिफ्लेक्सेस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म्स। ठीक है। और हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट भी हाइपर इफेक्टिव हार्ट को लीड करेंगी। हाइपरट्रॉफी की वजह से भी हाइपर इफेक्टिव हार्ट होगा। किस तरह से हाइपरट्रॉफी किस तरह से होगी, लॉन्ग टर्म वर्कलोड होगा, या फिर डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है डायबिटीज़ की वजह से। और एथलीट्स वैसे ही जो है उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा, टिश्यू ब्लड फ्लो ज़्यादा, टिश्यू ब्लड फ्लो ज़्यादा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा। ठीक है। तो इनका जो मैस है, हार्ट मैस, वो 50 to 75% तक वैसे ही इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से हाइपर इफेक्टिव हार्ट हो जाता है। और समटाइम्स 60 to 100% टाइम्स इंक्रीज़ भी हो सकता है मैराथन रनर्स का। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हाइपो इफेक्टिव हार्ट किन कंडीशंस में होता है, हाइपो इफेक्टिव हार्ट हो सकता है इन केस ऑफ इंक्रीज आर्टेरियोलर प्रेशर। आर्टेरियोलर या आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इसका क्या मतलब है कि जो आर्टेरियल प्रेशर है उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एरिथमियाज हो सकते हैं, इनहिबिशन ऑफ नर्वस एक्साइटेशन, हार्ट डिजीजेस। ठीक है। इनहिबिशन ऑफ नर्वस एक्साइटेशन, ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो सकती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो गई, या फिर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की इनहिबिशन हो गई। ठीक है। हार्ट डिजीज़ेज़ हो सकती है, हाइपोक्सिया, मायोकार्डाइटिस और कोरोनरी ऑक्लूजन। इस तरह से ये सारी डिजीज़ हो सकती हैं जिनकी वजह से एक हाइपो इफेक्टिव हार्ट आ सकता है। वेल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। रोल ऑफ नर्वस सिस्टम इन मेंटेनिंग आर्टेरियल प्रेशर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इंटेंस एक्सरसाइज की होगी तो क्या होगी कि आर्टेरियोल्स रिलैक्स करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्सेस की वजह से भी आर्टेरियोल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ठीक है। और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के कम होने से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे सिग्नल्स जाएंगे, और हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और वेनस कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। वेनस कंस्ट्रिक्शन होगी उन एरियाज़ में, नॉन मस्कुलर एरियाज़ में, जिन्हें आप कह सकते हैं जहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर कोरोनरी एंड सेरेब्रल सर्कुलेशन। ठीक है। और जो मस्कुलर एरियाज़ हैं वहाँ पे आर्टेरियोल्स रिलैक्स करेंगे और बाकी जगह से कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे। ठीक है।
इसके बाद हम आ जाते हैं पैथोलॉजिकली हाई और लो कार्डियक आउटपुट पे। पैथोलॉजिकली हाई और लो कार्डियक आउटपुट किन किन वजहों से हो सकते हैं, पहले हम देखते हैं कि अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है तो उनकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। जितने भी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होंगे उनमें एक एसेंशियली कॉमन फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज टीपीआर या फिर डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये हो सकता है बेरी में विच इज़ द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, जिसकी वजह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म भी सही से नहीं होता और जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ आरबीसी है वो कम हो जाती है। इन सब इफेक्ट्स की वजह से इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर फिस्टुला होगा तो क्या होगा कि ब्लड फ्लो करेगा फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स। आर्टरीज टू वेन्स क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन्स में प्रेशर कम होता है। फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स प्रेशर की वजह से ब्लड मूव करेगा, जिसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। इसके बाद है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि इंक्रीज मेटाबॉलिज्म होता है। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म से जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने से ऑटो रेगुलेशन के थ्रू जो है टीपीआर या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, वेनस रिटर्न बढ़ जाता है और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। इसके बाद आ जाते हैं एनीमिया पे। एनीमिया में क्या होगा कि आरबीसीज कम होंगे, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड कम होगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि विस्कोसिटी कम हो गई है या थिकनेस कम हो गई है ब्लड की, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, एग्जाइटी हो सकती है, पल्मोनरी डिजीज। एग्जाइटी भी स्ट्रेस की फॉर्म है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी। पल्मोनरी डिजीज़ में भी पैजेट्स डिजीज़ और प्रेगनेंसी में जो है प्री एक्लैम्पसिया की भी एक कंडीशन होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो लो कार्डियक आउटपुट है। अब पे आ जाते हैं कि लो कार्डियक आउटपुट की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। लो कार्डियक आउटपुट हो सकता है जो कि फर्दर जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, कार्डियक शॉक या फिर सिंपल शॉक भी, मतलब अगर हेमोरेजिक है, मुख्तलिफ हम इसको शॉक में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बहरहाल कार्डियक शॉक हो सकता है। डिक्रीज पंपिंग इफेक्टिवनेस होगी, तभी जो है डिक्रीज पंपिंग इफेक्टिवनेस की वजह से लो कार्डियक आउटपुट होगा। डिक्रीज वेनस रिटर्न हो सकता है, जिसकी वजह से इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ऑफ कोर्स कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक फैक्टर्स क्या होंगे डिक्रीज पंपिंग इफेक्टिवनेस के, कोरोनरी ऑक्लूजन हो सकती है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़, मायोकार्डाइटिस, कार्डियक टेम्पोनार्ड हो सकता है, यानी कि हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर आ गया जिसकी वजह से पंपिंग इफेक्टिवनेस नहीं हो पा रही, या फिर कार्डियक मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स हो सकती है कि कार्डियक सेल्स का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो गया। अब आ जाते हैं नॉन कार्डियक कॉजेज़ पे। इनके नॉन कार्डियक कौन कौन सी कॉजेज़ हो सकती हैं जिनकी वजह से हमारे पास कार्डियक आउटपुट लो हो रहा है। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो सकता है। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो सकता है किस केस में, हेमरेज के केस में हो सकता है ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़, जिसकी वजह से हमारे पास ऑफ कोर्स जो वेनस रिटर्न है वो डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम के डिक्रीज़ होने की वजह से, हेमरेज की वजह से, या फिर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ स्वेयर डायरिया के केस में भी हो सकता है। तो ऑफकोर्स पंपिंग इफेक्टिवनेस वो नहीं रहेगी, ब्लड वॉल्यूम ही नहीं है सही, तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा एक्यूट वेनस डायलेशन हो सकती है ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और द लॉस ऑफ वेजोमोटर टोन। इससे क्या होगा, पूलिंग ऑफ ब्लड होगी इन द वेन्स। जब पूलिंग ऑफ ब्लड होगी इन द वेन्स तो वेनस रिटर्न कम हो जाएगा, वेनस रिटर्न कम, कार्डियक आउटपुट भी कम। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्ज वेन्स हो सकती है, स्पैज्म की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लार्ज वेन्स हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा एज रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं कि मसल मास कम हो गया, मसल मास के जो कि ज़्यादातर एजिंग में ही होता है। हाँ, अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो भी मसल मास कम हो सकता है। मसल मास के कम होने से भी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और मेटाबॉलिक रेट कम होने से भी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होता है हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कार्डियक आउटपुट कर्व्स में। कार्डियक आउटपुट कर्व्स आर एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन कार्डियक आउटपुट एंड राइट एट्रियल प्रेशर्स, ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि पंपिंग इफेक्टिवनेस या राइट एट्रियल प्रेशर के दरमियान में ये रिलेशनशिप है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट कार्डियक आउटपुट कर्व, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इंट्राप्लूरल प्रेशर है, ठीक है, जो कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में +-2 का फ़र्क आता है, mmHg का फ़र्क आता है, ठीक है। ये नॉर्मल रहेगा तो ऑफकोर्स कार्डियक आउटपुट भी नॉर्मल रहेगा। स्टेनस ब्रीदिंग में क्या होता है कि +-50 mmHg का फ़र्क आने लग जाता है। ज़ाहिर सी बात है जो हमारे पास प्रेशर है वो अगर हार्ट के बाहर का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है तो कार्डियक जो पंपिंग एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। बढ़ जाता है, कम हो जाता है, दोनों तरह से इफेक्ट होगा। अगर बढ़ जाता है तो कार्डियक पंपिंग एबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, या कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रीदिंग अगेंस्ट नेगेटिव प्रेशर जैसा कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में होता है,
कर्व मूव्स टुवर्ड्स द लेफ़्ट, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव प्रेशर में ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है कि आपको जो कर्व है आपका वो एक तो राइट की तरफ मूव करता है, और दूसरा ये होता है कि इन लोगों में स्कूबा डाइवर्स में होता है क्योंकि उनको एक बहुत ही पॉजिटिव प्रेशर के अंडर सांस लेना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ओपनिंग ऑफ थोरेसिक केज है, सर्जरी हो रही है कुछ इस तरह का जिसकी वजह से थोरेसिक केज ओपन हुआ हुआ है और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वही आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर बन गया है, इसकी वजह से भी कार्डियक आउटपुट ऑफ कोर्स अफेक्ट होगा। और इन दिस स्पेसिफिक केस कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा ओपनिंग ऑफ थोरेसिक केज से। फिर कार्डियक टेम्पोनार्ड हो सकता है, इसमें भी एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से कार्डियक पंपिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। अब आ जाते हैं कि किस तरह से हमने कार्डियक आउटपुट को मेजर करना है। इसके ये कुछ मेथड्स हैं, इनसे हम मेजर कर सकते हैं। इकोकार्डियोग्राफी, ऑक्सीजन फिक प्रिंसिपल, पल्सेटाइल आउटपुट ऑफ हार्ट, और इसके अलावा इंडिकेटेड डायल्यूशन मेथड है। इन सब के नाम आपने याद करने हैं और डिटेल याद करनी है ऑक्सीजन फिक प्रिंसिपल की, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक कैथेटर लेते हैं जिसकी मदद से हम जो है अपने वेनस ब्लड और एट्रियल ब्लड दोनों ब्लड्स की जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन मेजर करते हैं, मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन लेते हैं और फिर उसका डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। उसका डिफरेंस लेते हैं और इसको हमने फाइंड करने का फार्मूला बेसिकली ये होता है, कार्डियक आउटपुट इक्वल्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड बाय लंग्स पर मिनट डिवाइडेड बाय डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस किस चीज़ का है, एट्रिया और आर्टेरियल सप्लाई में और वेनस सप्लाई में जो प्रेशर ऑक्सीजन का डिफरेंस है वही होगा, ठीक है। इसकी मदद से हम ऑक्सीजन डिफरेंस पहले फाइंड करेंगे कैथेटर की हेल्प से, फिर ये देखेंगे कितनी ऑक्सीजन जो है लंग्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और फिर इस फार्मूला की हेल्प से कार्डियक आउटपुट फाइंड कर लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल फर्दर मोर। डोंट फॉरगेट आवर पैलेस्टीनियन brothers and sisters in our prayers. Furthermore, don't forget our Palestinian brothers and sisters in your prayers.